ये डिटेक्ट और डिलीट तो समझ आ रहा है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि डिपोर्ट कैसे करेंगे। बात भी हमारी तरह ही करते हैं, कुछ तो हिंदी भी सीख जाते हैं, एक्सेट्रा बात करते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस कूद पड़ते हैं। उसके बाद आपको डिटरमिन करना है कि उनकी नेशनैलिटी क्या, कहां से आए हैं। अब ये आपके जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं ये शोर मचाएंगे, ह्यूमन राइट्स हो रहने दो। अच्छा जी, तो फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आप ह्यूमन राइट्स पे इतना फुदकते हो तो जाके अमेरिका में ले जाना इन सबको और डोनाल्ड ट्रंप को बोलो ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स। वो इतने जूते मारेगा कि तुम गिन नहीं पाओगे। कि जब हमारी जो अपनी बेटियां हैं इस देश की, 1.9 हमारा रेट है इस समय सा, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो लेस देन रिप्लेसमेंट रेट है, लेकिन ये लोग बहुत बच्चे पैदा करते हैं। सो देयरफॉर यू हैव टू डिटरमिन और फाइनली डिपोर्ट। और बांग्लादेश इस समय या नेपाल वापस लेगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है, चाहता नहीं है इनको, क्योंकि ये फिर वहां जाके भी वही करेंगे। जो लोग इस देश के नहीं हैं और घुसपैठिए हैं, उनके खिलाफ पैन इंडिया मेजर क्रैकडाउन अमित शाह गृह मंत्रालय प्लान कर रहा है। एक तो आप खतरा है, दूसरा हमारे दुश्मन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरा फिर आप इलीगल तरीके से यहां रह रहे हैं। सो ये जब चीजें होती है, किसी भी देश को लगता है कि मेरी सिक्योरिटी पर आंच है, फिर वो रुकता नहीं है सर। तो ये तीन कारण हैं, और हम जो एक्शन ले रहे हैं बिल्कुल सही है। अभी तो और सख्त होगा ये एक्शन। ये कैसे संभालेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बंगाल में टास्क है। बेईमानी खत्म कर दी। मेरा मानना है सर कि इनको निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि तो अगर आप नहीं बांग्लादेश तो करेंगे, लेगा नहीं, वो तो कह रहे हमारे लोग ही नहीं है। नहीं वो तो पता लग जाता है ना सर, जब हमारे लोग नहीं है पता लगता है, वो लोग खुद कहेंगे हम फलानी जगह के रहने वाले हैं। लेकिन जिस देश का वो है वो देश लेने से मना कर देगा। फिर अब वो मना करेगा तो फिर उसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। पहले डिप्लोमेटिक प्रेशर होता है, डिप्लोमेटिक प्रेशर के बाद हम इकोनॉमिक प्रेशर डालते हैं। ये 3 स्टेज होते हैं, इकोनॉमिक के बाद फिर मिलिट्री प्रेशर। तो मेरा मानना है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर में ही ये लोग मान जाएंगे। ये ऐसे ऐसे लोग बॉर्डर पे पहुंचे हैं सर, वो कह रहे हैं कि जी हमारे 12 बच्चे 18 बच्चे आप कह ही रहे हैं, ये बच्चे हम तो 40 साल 60 साल पहले आए थे। अब हमारा तो पहले वोट था, बैंक था, राशन कार्ड था, सब था। ये बीजेपी वालों के आने से बड़ी दिक्कत हो गई है, अब हम वापस आ। 100%। तो जो सर लोग, जिहादिस्तान ने भी तो कितने सारे अफगान निकाल दिए थे। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ मौजूद हैं दीपक वोरा सर, भारत के राजदूत। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका, आपकी असीम अनुकंपा है हमारे साथ और इतना स्नेह करते हैं आप डीएनपी को। मुझे तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मैं, आपने इस लायक समझा कि कुछ तो काबिलियत होगी, कुछ काबिल होऊंगा मैं कि आपको लगता है कि नहीं प्रकाश के साथ जुड़ना चाहिए, बेटा डीएनपी को समय देना सबसे पहले चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने एक और मौका दिया है। मैं आपको भारत के सर्वश्रेष्ठ जर्नलिस्ट में मानता हूं, और ये मैं दिल से कह रहा हूं। पठान का मैं बेटा सीख हूं, रहा झूठ हूँ नहीं दीपक बोलता। सर। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जब आपसे मिलता हूँ तो मुझे बहुत सीखने का प्रयास करता हूँ। और इतने सारे थैंक लोग यू। हैं, वो भी मतलब जब आपका इंटरव्यू में करता हूँ या आपसे जो चर्चा होती है हम लोगों की, तो जो नीचे लोग लिखते हैं वो बहुत ये रहता है कि आप ऐसे कर सकते हैं, आपको दीपक सर से बहुत ऐसे बात करनी है, दीपक सर जब बोल रहे हैं तो उनको बीच में नहीं टोकना है, आप मत टोका करिए। ये ये सबसे सब लोग मेरी नाराज फौज भी हो है। जाते हैं, लेकिन अच्छा, अब मैं आपको पहले बताता हूं सर कि मैं इस समय श्रीनगर में हूं। मैं आज ओके सुबह यहाँ आया था। कल हमारा एक कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल है, कश्मीर ओके। लिटरेचर फेस्टिवल। और एक व्यक्ति है युवराज श्रीवास्तव, यूपी का रहने वाला, यहाँ आके कश्मीर लिटरेरी फेस्टिवल कर रहा है। इसका मतलब है हालात यहाँ बहुत नॉर्मल है। मैं G20 की मीटिंग 3 साल के बाद यहाँ आया हूँ। श्रीनगर चमक रहा है एक दुल्हन की तरह। सर मैं अभी लाल चौक गया था, इसीलिए भारत की टोपी मैंने पहनी हुई। अब इसको क्योंकि आपके शो पे उतार रहा हूँ, वहां सीना ठोक के फोटोएं खिंचवाई। बहुत से लोग आए और कुछ कहने लगे कि उन्होंने आपके शो पे मुझे देखा। अरे आप बहुत अच्छी बात करते हैं ललित सर के साथ। तो मैंने कहा लीजिए फोटो। कम से कम 100 सेल्फीज खींची होंगी अभी लाल चौक में, जहां हाँ लोग एकदम जाने भैया। से डरते थे कि लाल चौक तो ये आतंकियों का इरादा है, ये है वो। अब सब साफ हो गया। अब मैं बताता हूँ मेन चीज सर जो मैं देख रहा हूँ श्रीनगर में, क्योंकि फिर मैं दुकानों में गया, बातचीत की। वहां पर मैंने रूह अफ़ज़ा भी पिया, कोको कोला नहीं पी रहा हूँ। रूह अफ़ज़ा भी पिया वहां पर। और भारत में बने हुए जो कैंपा या ये वो, तो बात अच्छी तरह बात करता हूँ और सब कहते हैं। मैंने पूछा कि आपको कैसा लगता है, तो बोले हमारा बचपन खो गया था, हमने तो बचपन देखा नहीं है। अब हमारे जो मिडिल एज आ रही है उसको हम नहीं खोना चाहते, और वो मिडिल एज हम भारत सरकार के आभारी हैं।
कि आप लोगों ने कम से कम मिडिल एज में कुछ हद तक हमारा यूथ हमें वापस कर दिया। सर ये बहुत अहम चीज कही है कि हमारा यूथ, हमारा बचपन तो हमने खो दिया था, जिसको हम जन्नत कहते थे। इन्हीं हरामी घुस घुस बैठियों ने, क्षमा कीजिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इन्होंने इसको जहन्नम बनाने की कोशिश की थी। बहुत से, मैं आज खुले बात कर रहा था, मैंने कहा आप लोग चाहते क्या थे? कहते हम लोग कभी भी ये नहीं चाहते थे कि हम किसी दूसरे देश के साथ जुड़ जाएं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हुई, जो भी था, पुरानी सरकारों ने झूठ बोला, इलेक्शन में बेईमानी की, एटसेट्रा। तो फिर हम लोग नाराज हो गए, हम लोग बड़े इमोशनल लोग हैं, फिर काफी सारे लोग आके बात करने लगे। और फिर मैंने पूछा कि अब कैसा लगता है? तो अब पूरी तरह से हम, आप, मुझे एक ने तो ये भी बोला, सर मेरे पास पिन है, मैं अपनी उंगली में उसको चुबा देता हूं, आप देखेंगे तिरंगा खून निकलेगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं सर आपको कि दीपक ऐसी। सर, अम, अभी जो गो मौजूदा है। समय में जो आपने चूंकि घुसपैठियों की बात की है, गृह मंत्री बार बार बंगाल चुनाव के बाद उन्होंने ये कहा, बीएसएफ के कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जी त्रिपुरा में हमारी सरकार है, बंगाल में हमारी सरकार है, असम में भी हमारी सरकार है। वो बार बार कहते हैं 3D प्लान जिसमें वो कह रहे हैं डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। ये डिटेक्ट और डिलीट तो समझ आ रहा है कि आप एक ऐसी तैयारी कर रहे हो जिसमें पहले एसआईआर, एसआईआर के बाद भी आगे जनगणना हो रही है। आप वो लोग जो इस देश के नहीं है, आप उनको डिटेक्ट करोगे, उनके नामों को हटाओगे हमारे सिस्टम से। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि डिपोर्ट कैसे करेंगे। दूसरा, जो इससे पहले होना चाहिए, कि क्या आपको लग रहा है कि भारत सरकार एक मेजर प्लान कर रही है, जो लोग इस देश के नहीं हैं और घुसपैठिए हैं, उनके खिलाफ पैन इंडिया मेजर क्रैकडाउन अमित शाह गृह मंत्रालय प्लान कर रहा है? राइट, आपने अब बहुत अहम प्रश्न पूछा है, और जहां तक मेरी जानकारी, जो मैं जानता हूं, जो पब्लिक डोमेन में, जो आपके साथ बांट सकता हूं, बांटूंगा। बाकी तो आप फिर समझ जाते हैं, हर चीज सब कुछ हम लोग नहीं कहते हैं। सबसे पहली चीज ये है सर कि इसका कारण क्या है। कहते हैं कि कोई 5 करोड़ या 10 करोड़ दुनिया में ऐसे लोग हैं, 5 से 10 अलग अलग एस्टिमेट बनाए जाते हैं, जो रहते नहीं हैं इन देयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन। कुछ लीगल तरीके से कहीं और, इनको इमिग्रेंट्स कहते हैं, कुछ लीगल तरीके से जाते हैं, कुछ गैर कानूनी तरीके से जाते हैं। खासतौर से अफ्रीका से बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूरोप चले गए हैं, वो समुंदर पार करके जाते हैं। ये कहते हैं वो भी घुसपैठिए हैं, इलीगल इमिग्रेंट तो घुसपैठिया होता है। तो सर ये डिमांड इसलिए होती है वहां जाने की, जब आपके अपने देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, और आप देखते हैं कि साथ वाले देश में या थोड़ी दूर बहुत अपॉर्चुनिटीज। अमेरिका में भी लोग इसलिए भागते थे, भारत से जो गए हैं। इस समय कहते हैं कि भाई 6 या 7 मिलियन भारतीय मूल के लोग वहां पर रहते हैं। वो इसलिए नहीं गए थे सर कि वहां के छोले भटूरे बड़े अच्छे हैं या वहां का हैमबर्गर खाने, वो गए थे कि वहां पे आर्थिक स्थिति मजबूत थी, ज्यादा तनख्वाह मिलती थी। अब भारत में जो हमने देखा है, जैसे भारत की इकोनॉमी तगड़ी होती जाएगी, नंबर 4 दुनिया में हम पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से विकास हो रहा है इन लोगों की, इन इकोनॉमीज। और सर मैं अब साफ साफ बताता हूं, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, और मैं जिहादिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं नेपाल की बात कर रहा हूं। यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है वो खत्म हो रही है सर। बांग्लादेश की हालत बहुत खराब है। आपको पता है कि अभी वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गए हैं, उन्होंने कहा है कि हमें पैसे चाहिए। बीच में जब शेख हसीना ने लिए थे पैसे, वो जो गधा है वो मोहम्मद यूसुफ खान, उसने आगे कहा नहीं हमें पैसे कुछ नहीं किया, हम तो दुनिया का सबसे अमीर देश है। उसने बंद कर दिया आईएमएफ का प्रोग्राम। अब फिर दौड़ाया जा रहा है, जो नई सरकार आई है, कि भाई माफ कर दो, वो गधा था, हमको पैसे चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, हमारे विदेशी मुद्रा नहीं है। तो अब वो जो है हाथ फैला रहे हैं। जब उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए जो मर्जी आप कहिए, लेकिन रिसेशन वहां पे आ गया है सर। बेरोजगारी बहुत है। गारमेंट सेक्टर फॉर एग्जांपल, जो उनका कहते हैं उनका शहंशाह होता था उनकी इकोनॉमी का, वो खत्म हो रहा है सर। 70% लगभग फैक्ट्रियां जो बनाती थी ना सर गारमेंट्स, कपड़ा लेके, रॉ कॉटन, कॉटन तो भारत से जाता था, वो बंद हो गई है। बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर वियतनाम से आपका मुकाबला है, भारत से आपका मुकाबला है। अमेरिकन मार्केट भी आपके लिए अब वो नहीं है जो पहले होता था, यूरोपियन मार्केट भी नहीं है, आपको दिक्कत हो रही। फिर अगर आप अपने लोगों को वो नहीं दे सकते जो वो चाहते हैं, तो वो दूसरे कहीं और जाएंगे जहां उनको लगता है कि आर्थिक व्यवस्था मजबूत है। सब देखने में हमारे जैसे हैं,
अब मैं आपसे सच्चे दिल से बता रहा हूं जो मैं कह रहा हूं सर, पठान का बेटा झूठ नहीं बोलता। बात भी हमारी तरह ही करते हैं, कुछ तो हिंदी भी सीख जाते हैं, एक्सेट्रा बात करते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस कूद पड़ते हैं। इनको आने क्यों दिया? क्योंकि आपको वोट मिलती थी, वोट बैंक बना। अब मैं दो कम्युनिटीज की बात करता हूं। एक तो बांग्लादेश के अपने जो आते हैं वहां से घुस बैठिए, और दूसरा रोहिंग्या। जहां पर मैं इस समय हूं सर, कश्मीर में ढेर सारे रोहिंग्यास थे, उनको निकाला जा रहा है। भारत के नहीं है, कोई नहीं जानता ये लोग कहां से आए हैं। कोकराझार सर, इसको आपको मैं बताता हूं। कोकराझार असम। राजधानी है, असम में राजधानी है बोडोलैंड की, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। मैं वहां विशेष सलाहकार रहा हूं। पहली बार वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव जब मैं उनसे मिला था, नए आए थे, इसको हो गए 6-7 साल, तो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के कहते चल राजदूत तेरे को घुमाता हूँ। तो एक हम बोरो घर में गए, बसंतरे ऐसे कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है। दोनों टीचर्स थे। तो संतान कितनी है? एक बेटी है, उसको गुवाहाटी में आईआईटी में कहीं पढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा कि वहां क्यों नहीं सर, उसको पढ़ने, पीएचडी करेगी, ये करेगी, कम से कम हमसे आगे बढ़ेगी। फिर उसने मुझे, जो मेरे साथ थे वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव, बोले अब आपको ऐसे एरिया में ले जाते हैं जहां कुछ रोहिंग्या हैं, कुछ बांग्लादेश हैं, वहां मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोग हैं। गए सर हम एक घर में, वो मुझे ले गए थे। और मेरी याददाश्त अभी इतनी खराब नहीं हुई कि मैं भूल जाता हूँ ये चीजें, खराब कमजोर तो हो रही है। तो वहां जिस घर में गए, मैंने पूछा, वहां बड़ी अच्छी खातिर की, चाय पिलाई, ये वो, कि उसका नाम मैं भूल गया। मैं कहा बताओ कैसे, अच्छे हैं यहाँ सब? बहुत अच्छे हैं। तो भारत ठीक है आपके लिए? हाँ जी, हमारा देश है। मैंने कहा आपको पसंद है भारत? हाँ जी बहुत पसंद है। अब वो थोड़ा घबरा रहा था। फिर मैंने उससे पूछा अच्छा बताओ संतान कितनी है, कहाँ है संतान, मैं मिलना चाहता हूँ सबसे। तो अपनी पत्नी से फिर वो बांग्ला में पूछता है कि कहाँ है वो, कहाँ है वो, क्या? मैं समझ रहा था ये कहाँ है वो कहाँ है। मैंने कहा कितनी संतान है? सर 18 सर। बताओ, कईयों का तो जन्म भी भारत में हुआ है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आपने इनको आने तो दिया है, निकालना बड़ा मुश्किल है। सो द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन, जो वो बता रहे हैं कि डिटेक्ट। और डिटेक्शन कैसे होगी? जिन घरों में रहते हैं आप जाइए, पड़ोसियों से पूछिए, कार्ड्स उनके देखिए, आधार उनका देखिए। आप जो बांग्लादेश से घुस बैठे हैं, जो वापस जा रहे हैं, वो अपने आधार बॉर्डर पे फेंक रहे हैं। मुझे एक बीएसएफ के ऑफिसर यहाँ है, अभी श्रीनगर में है, अभी आया है, कह रहा था वो फेंक रहे हैं वहाँ कि हमारे किसी काम के नहीं है बांग्लादेश में। और कहते हैं हमने कैसे डिटेक्ट किया? हम आधार ले आते हैं, फिर हम कहते हैं तुम्हारा दोबारा आइरिस स्कैन का, आंखों का स्कैन दोबारा करेंगे। कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है, ये फर्जी है। क्योंकि हम उनको कहते हैं कि अगर ये मैच नहीं किया तो फिर तुम्हारा जो हशर करेंगे तुम समझ सकते हो। कहते सर ये गलती होगी, हमारा नहीं है, हमने पैसे दे के, वो जो पुरानी चीफ मिनिस्टर थी वेस्ट बंगाल की, उनके वोटिंग के लिए उनके कार्डर्स आके हमसे कहते थे ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, कुछ के पास तो पासपोर्ट्स भी दे। सो डिटेक्शन चल रही है। मैं आपको बताता हूँ बड़ी चीज क्या प्लान हो रही है। दूसरा है रोहिंग्या मुस्लिम की, जो मैं बात कर रहा हूँ सर, ये म्यांमार में थे। म्यांमार ने इनको ठोक के, क्योंकि ये बाज नहीं आते, किसी के सगे नहीं है, और बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, ठोक के इनको बांग्लादेश भेज दिया। बांग्लादेश ने इनको एक आइलैंड में बिठा दिया, आइलैंड से फिर ये मलेशिया गए, मलेशिया ने ठोक पीट के इंडोनेशिया भेज दिया। इंडोनेशिया जाते जाते कई डूब गए। इंडोनेशिया का मुझे भी नहीं चाहिए सर। जो लोग एक तरह से, जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी कहता है, आप नफरत करिए मोहब्बत करिए, डोनाल्ड ट्रंप से बात तो सुन लीजिए क्या कहता है। ये लोग आते हैं और सारी हमारी फैसिलिटीज का फायदा उठाते हैं, हाउसिंग लेते हैं, मेडिकल एड लेते हैं, कहते हैं हमारे पैसे नहीं है, हम रेफ्यूजी हैं, ये हैं वो हैं। तो अमेरिका का सिस्टम तो बड़ा खुला है, लेकिन अब उनको तकलीफ हो रही है। अमेरिकन कहते हैं यार हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते अस्पताल में जाना, आप इनके साथ क्या करें। उन्होंने भी आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दिया। उन्होंने तो बहुत सारे, मेरा ख्याल 3-4 मिलियन लोग तो उन्होंने ऑलरेडी वापस भेज दिए हैं। बॉर्डर पे ले जाते हैं, जाओ अपने देश में वापस जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। वो बहुत तगड़ा इस समय काम कर रहे हैं इस मामले में। दूसरी चीज सर, जब आपने डिटेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपको डिटरमिन करना है कि उनकी नेशनैलिटी क्या, कहां से आए हैं। अब ये आपके जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ये शोर मचाएंगे, ह्यूमन राइट्स ओ रहने दो। अच्छा जी, तो फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आप ह्यूमन राइट्स पे इतना फुदकते हो तो जाके अमेरिका में ले जाना इन सबको, और डोनाल्ड ट्रंप को बोलो ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। वो इतने जूते मारेगा कि तुम गिन नहीं पाओगे। बिकॉज अल्टीमेटली सर, कोई भी देश हो, यू नो सर, एक देश क्या होता है, एक तो इमोशनल आइडिया है, बट जियोग्राफिकल एंटिटी होता है ना सर। ये मेरा बॉर्डर है, ये देश मेरे लोगों के लिए, जिनका जन्म यहां हुआ है।
और फिर विकास हम लोग कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, विकास विकास विकास। और फिर अगर दूसरे आके उस विकास का फायदा, और मुझे भी बुरा लगता है कि भाई व्हाई नॉट लीगली, अगर आना है तो लीगली आओ, इलीगली नहीं। और फिर आप जाके तरह तरह की चीजें करते हैं। अब जो आतंकी हमले होते हैं, आपको ये भी पता है सर, बड़े बड़े आतंकी हमलों को हम तोड़ते हैं सर, ये मैं आपसे जो कह रहा हूँ जो कोई छिपी हुई नहीं है, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। उसमें कई बांग्लादेशी भी शामिल होते हैं। बेंगलुरु में पकड़े गए, आज वो बीएसएफ वाले हमें बता रहे थे, चेन्नई में पकड़े जाते हैं, गुजरात में पकड़े जाते हैं। कहां से जा रहे हैं ये लोग, वहां क्या करने जा रहे हैं? तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। सो जो होम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि इनको डिपोर्ट किया जाए, और डिपोर्ट जहां पता लग जाता है कौन सा, बड़ा आसान है पता लगना। लो, अगर वो देश कहता है मैं नहीं लूंगा, और सर ये टाइम है, बांग्लादेश जो आईएमएफ के पास गया है ना लोन के लिए, उसकी हालत में, अगर मैंने गंगा वाटर ट्रीटी को रिन्यू नहीं किया, उसको बिजली नहीं दी, उसको चावल नहीं दिए, उसको तेल नहीं दिया, ईंधन, आपको पता है हमसे डीजल ले रहा था वो, हमने उसका फैसला किया था 1 मिलियन क्या बैरल्स या जो भी है हमने आपको देंगे इस साल के आखिर तक। अगर हमने वो मना कर दिया, वो तो फंस जाएगा, उसकी गाड़ियां रुक जाएंगी। अब उसको हल्के हल्के ये बात समझ आ रही है। चाइना के पास गया था मांगने, चीन ने कहा भाग जाए यहाँ से, मैं क्यों डीजल दूं तेरे को, मेरे पास अपना नहीं है, पैसे ला तो मैं दूंगा। हमने तो उसको दे दिया था, जो भी हमने करना था हमने कर दिया था। सो रियलिटी ये है सर कि जब हमने देखा कि हमारे अपने देश के ऊपर एक तो डेमोग्राफिक प्रेशर है, बच्चे बहुत पैदा करते हैं, कि जब हमारी जो अपनी बेटियां हैं इस देश की, 1.9 हमारा रेट है इस समय सर, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो लेस देन रिप्लेसमेंट रेट है, लेकिन ये लोग बहुत बच्चे पैदा करते हैं। सो देयरफॉर यू हैव टू डिटरमिन और फाइनली डिपोर्ट। और बांग्लादेश इस समय या नेपाल वापस लेगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है, चाहता नहीं है इनको, क्योंकि ये फिर वहां जाके भी वही करेंगे। अब देखिए सर, मिसाल के तौर पर यूएई ने लगभग 15,000 जिहादिस्तानियों को भेज दिया वापस, क्योंकि वो ईरान को पैसे दे रहे थे, शिया पैसे भेज रहे थे। क्या किया यूएई ने? सवेरे 4 बजे, ये तो मैंने बात की ना उनसे, वहां के विदेश मंत्रालय में, 4 बजे गए, आइडेंटिफाई पहले कर रखा था, 4 बजे गए, बोले उठो भाई, बोले हाँ जरा एयरपोर्ट जाना है, तो मैं अपने कपड़े ले लूं ना, ना जो पहना वो उसी में चलो, अच्छा बटुआ तो ले लूं ना, बटुआ भी यहाँ छोड़ दो, अरे मोबाइल तो लेने, मोबाइल भी यहीं छोड़ दो। गए जहाज में बिठा के आउट, जिहादिस्तान 15,000 लगभग किए। क्यों? सेम रीजन, एक तो आप खतरा है, दूसरा हमारे दुश्मन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरा फिर आप इलीगल तरीके से यहां रह रहे हैं। सो ये जब चीजें होती है, किसी भी देश को लगता है कि मेरी सिक्योरिटी पर आंच है, फिर वो रुकता नहीं है सर। तो ये बिल्कुल 3 सर। कारण हैं, और हम जो एक्शन ले रहे हैं बिल्कुल सही है। अभी तो और सख्त होगा ये एक्शन, क्योंकि अब तो ये वॉलंटरली जा रहे हैं, इनको पता है कि अब हमें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। वेस्ट बंगाल को भूल जाओ, वो चली गई, जो मैडम वहां पर आपके जम्मू एंड कश्मीर में जो हाथ खोल के कह दी आ जाओ, जफ्फी डालती थी रोहिंग्यास को, वो सब चले गए। अब ये लोग भागेंगे वापस। एक चीज दीपक सर, बताता हूं और फाइनली जैसे, एंड आई कंक्लूड सर, जी 67 में जंग हुआ था इसराइल और अरब देशों के बीच, इसराइल ने ठोका था, तो पैलेस्टीनियंस को कोई रहने की जगह नहीं थी, क्योंकि इसराइल ने वेस्ट बैंक को वहां पे प्रेशर डाला, इधर डाला, उसको खा गए, गोलन हाइट्स को ले गए, इसको ले लिया। कहां जाते ये लोग? गाजा पट्टी को ले लिया था उन्होंने। तो उन्होंने फिर कहा कि जॉर्डन का उस समय था, किंग हुसैन था शायद उस टाइम पे, अब तो अब्दुल्ला हुसैन था, उसने कहा तो मेरे पास आ जाओ, मेरे बच्चे हो। चले गए पैलेस्टीनियन, 20-30 हजार गए थे, तो 2-3 लाख बन गए। और जब बन गए तो उन्होंने गए उसके शहंशाह के पास, देवर एक्चुअली इलीगल्स, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। पहुंच गए और शहंशाह को कहते हैं शहंशाह घर जा, अब हमारा देश है ये। फिर शहंशाह ने अपनी फौज से कहा ठोको, और फौज का जो एडवाइजर था वो एक ब्रिगेडियर जियाउल हक होता था। 25-30 हजार फिलिस्तीनी मार दिए इन्होंने 1970 के अंदर, उसको ब्लैक सितंबर कहते। उसने भी कहा मुझे घुसपैठिए नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपके देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है, जैसे खाड़ी के देशों में होता था, वो वेलकम करते थे विदेशों से जो ह्यूमन कैपिटल आता है। लेकिन जब कमजोर होती है, सबसे पहले आप कहते हैं कि सारा नुकसान घुसपैठियों का है। जेन्युइनली नुकसान उससे होता है, बिकॉज यू डोंट वांट देम, यू कांट फीड देम, तो क्या घर जाइए। ये चीज अब हम देख रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल कानूनी तरीके से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रात रात में पहुंच जाते हैं, उठा के भाग जाओ यहाँ से, बॉर्डर पे ले जाते हैं, कहते जाओ, फिर वहां का सरकार फुदकती है, हमारे लोग नहीं है तो ठीक है, बैठे रहने दो उनको यहाँ पर, फिर ले अच्छा, जाओ। जब
2016 में इसी सरकार में, मतलब मौजूदा सरकार, जो सेकंड टर्म था मोदी साहब का, उसमें जो मिनिस्टर थे किरण रिजिजू साहब, किरण रिजिजू ने एक नंबर बताया राज्यसभा में कि करीब करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी इस देश में हैं। आज हम लोग हैं 2026 में। इससे पहले भी सर, इससे पहले भी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान एक जानकारी आई थी जिसमें बताया गया था कि जी करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी हैं। और ये ऑब्वियस है, ये हम आपको दिख भी जाता है, दिल्ली में, बाकी शहरों में दिख जाता है, उनकी बोलचाल में दिख जाता है कि वो हैं बांग्लादेशी। इवन अभी जब बंगाल का चुनाव आया, रिजल्ट के बाद जो लोग बॉर्डर पे भाग रहे हैं, इस देश में पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने कभी इसको समस्या माना ही, वो कहते हैं है ही नहीं, आप बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये सब के सब बॉर्डर पे जाके बैठ रहे हैं। सवाल ये है कि जिस देश में 2 करोड़ 3 करोड़ घुसपैठिए हैं और सरकार एक मेजर ड्राइव चला रही है। पहले आपने जब सीएए किया, सीएए पर बहुत बवाल हुआ था, आपको याद है, पूरे देश का चक्का जाम करने की कोशिश की गई थी। अब दूसरे तरीके से सरकार एसआईआर के जरिए या बाकी तरीकों के जरिए आइडेंटिफिकेशन कर रही है, लोगों को बांट रही है, साइड कर रही है कि भाई हमारे वाले इधर आ जाओ, बाकी वाले साइड में चले जाओ। ये नंबर इतना बड़ा है दीपक सर, आप दुनिया भर में घूमे हैं, शरणार्थी समस्या हर जगह पर है, या जिसको घुसपैठिया आप कह रहे हैं जो बगैर इजाजत आ रहे हैं। शरणार्थी तो वो है जो इजाजत के साथ आ रहा है, ये तो भाग के आ रहे हैं तारों के नीचे से, बगैर जानकारी के। इस तरह की चीज में आपको क्या लगता है कि किस तरह से सरकार करेगी इसको या वाइंड अप करेगी? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह वो व्यक्ति हैं जो 370 जिन्होंने खत्म कर दिया, जिन्होंने इस देश की नक्सल समस्या को खत्म कर दिया। ये कैसे संभालेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा बंगाल में टास्क बेईमानी है। खत्म कर दी। मेरा मानना है सर कि इनको निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि तो अगर आप नहीं बांग्लादेश तो करेंगे, लेगा नहीं, वो तो कह रहे हैं हमारे लोग ही नहीं है। नहीं, वो तो पता लग जाता है ना सर, जब हमारे लोग नहीं है पता लगता है, वो लोग खुद कहेंगे हम फलानी जगह के रहने वाले हैं। बड़ा आसान होता है, मैंने डिपोर्टेशंस देखी हैं सर, अफ्रीका के कई देशों में मैंने देखी, उनसे पूछे कहाँ के रहने वाले हो, जब मार पड़ती है बकते हैं, मार का फिजिकली मारना नहीं डालो, कोई भूखे रहते। लेकिन जिस देश का वो है, वो देश लेने से मना कर देगा फिर। मैं तो बताऊंगा ना, वो कहेगा कि मैं फलानी जगह का रहने वाला हूँ, मैं धन मंडी में था, इस घर में था, इस घर में था, मेरे माँ बाप या चाचा चाची वहां, तो पता लग जाता। अब वो मना करेगा तो फिर उसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। जिस दिन मैंने गंगा वाटर ट्रीटी जो आ रही है, 60 नदियां हैं जो भारत में शुरू होती है, बांग्लादेश में आती, बंद कर दिया, उसको पता नहीं है मैं क्या करूंगा। चीन तो पीने का पानी देगा नहीं, उसके पास नहीं है ना, उसको जिहादिस्तान देगा। सर ये फिर प्रेशर, पहले डिप्लोमेटिक प्रेशर होता है, डिप्लोमेटिक प्रेशर के बाद हम इकोनॉमिक प्रेशर डालते हैं। ये 3 स्टेज होते हैं, इकोनॉमिक के बाद फिर मिलिट्री प्रेशर। तो मेरा मानना है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर में ही ये लोग मान जाएंगे, ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आपको पता है अभी भी वहां पे जमात वाले हम ये कर देंगे, हम चिकन नेक को काट देंगे, ये कर देंगे। अरे तेरा गला काट के तो पहले मैं छोले खाऊंगा उसके साथ। तो ये बकवास करते हैं। सो माई ओन फीलिंग बेटा इज दैट इनको लेने पड़ेंगे और कोई चारा नहीं है। या कोई दूसरा देश आके कह दे कि जी मुझे भेज दो, मेरे पास बहुत कम लोग हैं, इनको मैं लेता हूं, और वो 1 साल के अंदर निकाल देगा। जब देखा गया कि बच्चे हो चुके हैं और अभी भी हर हर 9 महीने के बाद उसकी पत्नी एक और जन्म दे दीजिए, वो भी नहीं इनको स्वीकार करेंगे। सो मेरा अपना मानना है बेटा कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब देर हो गई, ऑल राइट, देर आए दुरुस्त आए, बट नाउ वी कैनॉट वेट एनी मोर। पहलगाम में भी जो कांड हुआ था, ये मुझे यहीं पे, यहाँ पे मैं हूँ इस समय कश्मीर में, कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि सर आप सिर्फ मत सोचिए कि जिहादिस्तान के हाथ थे उसमें, उसमें चीन का भी हाथ था। आपको तो ये पता है, वो गोप्रो कैमरा वगैरह जो हमने पकड़े थे, जो मार दिए थे आतंकी हमने जंगलों में, वो अमेरिका से चीन गए सब, वो तो पूरा हम ट्रेस कर लेते ना कहाँ जाते हैं। चीन से फिर वो गए जिहादिस्तान, जिहादिस्तान ने फिर इन आतंकियों को दिए। चीन बड़ा इस चीज में बदमाश है, बहुत बदमाशी करता है। तो जो अब यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं कि आप सिर्फ ये मत सोचिए कि जिहादिस्तान और चीन का इसमें हाथ था, आप अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे भी देखिए। और ये जो बेवकूफ है पिंजरे वाली मुनिया, ये मुन्नी बाई, ये क्या है, खेती मार्शल, इसने तो कहा भी था कि अगला जो हम भारत पर हमला करने की कोशिश करेंगे वो ईस्ट से करेंगे। हाँ, ये बोला था, उसने बोला था। तो आप इसको अगर मद्देनजर रखें, उससे वो बेवकूफ है, उसके अपने पेट में कुछ रख नहीं पाता, सब कुछ बक देता, पागल है।
तो मेरा मानना है सर कि ये सोच रहा था कि बांग्लादेश, अब वो आ गया मुल्ला, वो जो मोहम्मद यूसुफ खान, वो करोड़ साल वहां रहेगा, 90 साल का हो गया, जेल में बैठा हुआ है। उसको लगा, और उसका इस समय जो प्रधानमंत्री है ना, ये मत सोचिए कि भारत का बहुत दोस्त है। उसकी माँ भी भारत से कोई खास मोहब्बत नहीं करती थी, ना उसका बाप, ना हम्म। ये। तो ये लोग जरूर कहेंगे कि हमारे नहीं है, लेकिन जैसी दबाव पड़ेगा ये लाइन पे आ जाएंगे सर, ये मेरा अपना मानना है। और फिर अगर ज्यादा कहेंगे तो फिर बांग्लादेश की भी तो स्थिति, वहां पे ऐसे फैक्शंस हैं, ग्रुप्स हैं, चिटागोंग हिल ट्रैक्स में हैं, वहां अपने समझौते वगैरह कर रखे हैं, लेकिन ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत तंग कर सकते हैं ढाका को। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनको एक्टिवेट करेंगे, लेकिन अगर आप, वो कहते हैं ना सर, अंग्रेजी में कहावत है, टैंगो डांस करने के लिए दो लोग चाहिए। तो अगर आप हमारे साथ ये करेंगे तो फिर जैसे मैंने बताया, मिलिट्री प्रेशर वो फिर अल्टीमेट लेवल होता है, बट वहां तक बात पहुंचेगी नहीं। डिप्लोमेटिक से अगर नहीं मानते तो फिर इकोनॉमिक प्रेशर से हम करेंगे, लेकिन करना जरूरी है। क्योंकि अगर इनको निकाल दें, फिर आप देखेंगे कि नौकरियां हो जाएंगी, हमारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, पर कैपिटा बढ़ेगी, अकोमोडेशन पे प्रेशर नहीं रहेगा, सब्सिडीज के प्रेशर नहीं रहेगा, हॉस्पिटल पे प्रेशर नहीं रहेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे प्रेशर नहीं रहेगा। ये बहुत मायने रखती है सर, एक भारत जैसे देश के लिए। इसीलिए जो ये सरकार कर रही है, जितने लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, सबसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप समर्थन करिए इसका। आप, आपके घर में अगर कोई ऐसा है जो ये काम करता है, ये मत सोचिए अजी ये तो आधी तनख्वाह में मेरा बहुत फायदा हो रहा है ना। ये मत सोचिए कि आपका क्या फायदा हो रहा है, उससे ज्यादा सोचिए देश का क्या नुकसान हो रहा है इन लोगों को रख के। आपको याद आता है कुछ, मतलब पुराने समय में भी, कि किसी देश में, मुझे हाल फिलहाल जो याद आता है, कि आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान में, काबुल में जब तालिबान आया, तो जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है और जो बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा है, उस वो बलूचिस्तान के हिस्से से ईरान ने बहुत सारे अफगानियों को निकाला था। हम्म। जो बलूचिस्तान ईरान के हिस्से में है, वहां से उन्होंने अफगानियों को भगाया था। बहुत बुरा वो टेंशन भी हुआ था। लेकिन वहां से मुझे याद है कि लाखों लाखों, मतलब अफगानियों को वहां से निकाला गया था। लेकिन वो बहुत दुनिया में छाई नहीं खबर। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग बॉर्डर पे पहुंचे हैं सर, वो कह रहे हैं कि जी हमारे 12 बच्चे 18 बच्चे, आप कह ही रहे हैं, ये बच्चे, हम तो 40 साल 60 साल पहले आए थे। अब हमारा तो पहले वोट था, बैंक था, राशन कार्ड था, सब था। ये बीजेपी वालों के आने से बड़ी दिक्कत हो गई है, अब हम वापस आए। 100%। तो जो सर लोग, जिहादिस्तान ने भी हाँ, तो कितने सारे अफगान निकाल दिए थे, 20-30 लाख तो हाँ, उन्होंने भी निकाल लिए थे। जी, तभी जी, तो जी, जी। अफगानिस्तान नाराज हो गया। सर अल्टीमेटली जब आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, जैसे ईरान की थी या जिहादिस्तान की, तो आप कहते हैं कोई इसकी जो घुसपैठियां निकालो। हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है, भले ही जंग हो रहा हो, थोड़ा असर पड़ रहा है, लेकिन मजबूत है। लेकिन इसीलिए जब स्थिति मजबूत होती है, ये टाइम है इनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालने। नहीं तो बाद में आपका क्या होता है, फिर आप फायर फाइटिंग मोड में आ जाते हैं, जल्दी करो जल्दी करो। नहीं, सोच समझ के, आपके पास अब ताकत है, आपके पास साधन है, आपके पास लोग हैं। आधार कार्ड जिसकी लोगों ने बहुत आलोचना की थी, अब आप समझ सकते हैं कि अब आधार कार्ड को भी मॉडिफाई कर रहे हैं। उसके अंदर आपका पैन कार्ड भी आएगा, ये भी आएगा, एक ही कार्ड सब कुछ के लिए। तो सर हम लोग बस कोशिश यही कर रहे हैं, भारत भारतीयों के लिए है, और भारत को किसी हालत में हम दूसरों को भारत का फायदा नहीं उठाने देंगे। मेरा ख्याल हम सब सराहना करते हैं सरकार की और समर्थन करते हैं। मैंने देखे हैं एक्सपल्शंस, मैंने बहुत देशों, मैंने अफ्रीका में कई देशों में एक्सपल्शंस देखे हैं, और हालत बड़ी खराब होती है सर जब निकाला जाता है किसी को जो वहां कई सालों से रह रहे। फिर वो कहते हैं हमें यहाँ क्यों रहने दिया। अबे मैंने तो नहीं रहने दी। मान लीजिए कि किसी को आपने घूस खिला के आप दूसरे देश में घुस गए हैं, तो ये क्या बहाना है कि मैं 30 साल से यहाँ, अब क्यों निकाल रहे हो। तो आपको पता था कि आपने घूस दी, इसका मतलब आपको मालूम था कि ये गैर कानूनी है, तो क्यों घुसे आप वहां पर। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर गैर कानूनी काम आपने किया है, वहां चले गए हैं, और आप कह रहे हैं जी हम तो यहाँ इतने सालों से हैं, तो आपने किसी से कोई डील करके आप वहां घुस गए, तो आपको भी तो पता था कि गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जाइए, अब जाना पड़ेगा, रो पिटो जो मर्जी करो, बट यू हैव टू गो। सॉरी। तो ये ह्यूमन राइट्स वालों से कहो कि अपने घर में रख लें, ये बाहर जाके कहीं विदेश में, नेपाल वेपाल में घर खरीद लें, इनको सबको वहां ठहरा दें। अब ह्यूमन राइट्स का रोड ढंडोरा पीटेंगे ये लोग बेवकूफ कहीं के। My own feelings, sir, I conclude with this sentiment कि एक अमेरिकन पोइट रैल्फ वॉल्डो एमरसन ने लिखा था कि एक इंसान की मौत, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं,
इससे ज्यादा शानदार क्या हो सकती है कि उसके सामने ढेर सारे दुश्मन हैं और वो लड़ रहा है, वो शहीद हो जाता है अपने मंदिरों के लिए और अपने फैमिलीज के लिए, उसके पूर्वजों के लिए और अपने मंदिरों के लिए। ढेर सारी दुश्मन उसके सामने, वो अकेला भिड़ रहा है। उससे ज्यादा अच्छी मौत क्या हो सकती है कि अपने मंदिरों को आप बचाएं। मैं इतना कहूंगा सर, हमारे पास एक ही मंदिर है जहां प्रार्थना करते हैं, उस मंदिर का नाम भारत है सर, और उसके लिए जो कुछ हम कर सकते हैं हम करेंगे। इट्स द ओनली टेम्पल आई वर्शिप एट सर। बाकी तो जगह जाता हूं मत्था टेकने के लिए, लेकिन मेरा टेम्पल जो दिल में है उसका नाम भारत है सर। तो जो ये सरकार कर रही है एब्सोल्युटली सर बिल्कुल सही है, उसका समर्थन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, बहुत बहुत कीमती समय देने के लिए। और आई होप कि आज मैंने बहुत आपको डिस्टर्ब नहीं किया है, बीच में रोका नहीं आप है। मुझे कभी लोग डिस्टर्ब नहीं कमेंट में करते। लिखते हैं। जब आप फोन नहीं करते मुझे बुरा लगता है। मैं कहा बेटा नाराज हो गया हमसे, फोन नहीं किया अरे नहीं, उसने। थैंक थैंक यू यू बेटा। दीपक सर, जय हिंद। जय हिंद बेटा, जय हिंद।